प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि आरएसएस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। यह सामान्य परिस्थितियां नहीं है। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय में जाना पड़ रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी में ताकत का संतुलन व्यवस्थित नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के कोई तनाव है? पिछले कई बार से आरएसएस प्रमुख ने जितना सरकार के खिलाफ बोला, अचानक से वो क्यों खामोश हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान से आरएसएस की तारीफ के कसीदे सुनने को मिल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। क्या है इन सब के बीच? देश की नजर 30 मार्च को है कि देश में आगे क्या होगा, इसका बहुत बड़ा फैसला 30 मार्च के दिन होने जा रहा है। हालांकि दुनिया इस बात की बधाई दे रही है कि एलन मस्क से लेकर के दुनिया के वैज्ञानिकों ने सुनीता विलियम्स को सही सलामत धरती पर वापस उतार लिया। साल 2003 में ऐसी ही एक वाकया हुआ, लेकिन कल्पना चावला सुरक्षित वापस नहीं लौट पाई थी। आज दुनिया तरक्की करने के, विज्ञान और तकनीकी के नए आयाम छूते हुए इस बात पर गर्व महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिट्ठी लिख करके बधाई दे रहे हैं कि सुनीता विलियम्स का धरती पर सुरक्षित लौट आना हम सबके लिए बड़ा दिन है। और भारत में कब्र खोद करके बदला लेने की कोशिश की जा रही है कि 300 साल पहले जो अन्याय अत्याचार हुआ, हम उसका बदला लेंगे। इस सब पशुपेश के बीच में भारतीय राजनीति में बहुत कुछ भीतर भीतर हो रहा है। वो होना यह है कि साल 2025 आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और आरएसएस शताब्दी वर्ष मनाएगा। इस बात को मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को खास तौर पर बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो मराठी व्यक्ति था, उसने विजयादशमी के दिन 1925 में कुछ छोटे से लोगों के समूह को बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। आज उसके 100 साल पूरे हो गए। 100 साल के इतिहास में आरएसएस ने कैसे यह मुकाम हासिल किया? एक भी टुकड़ा नहीं हुआ, बटा नहीं। विपरीत परिस्थितियां आई, उसकी देशभक्ति संदिग्ध हुई। उसने क्या क्या किया, इसकी पोल तो एलन मस्क की कंपनी जो ट्विटर यानी एक्स की मालिक है, उन्होंने एक नया फीचर दिया जिसका नाम ग्रोक एआई है। और ग्रोक एआई से किसी ने पूछ दिया कि भाई आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर झंडा फहराया, नहीं फहराया, फहराने वालों पर केस हुआ, नहीं हुआ, देश की आजादी को लेकर आरएसएस का नजरिया क्या था, देश के हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, उसमें एक नाम आरएसएस का आ गया। और ग्रोक एआई ने इंटरनेट पर मौजूद तमाम सूचनाओं के आधार पर आरएसएस की पोल खोल दी। लेकिन 100 साल बैन होने, विवादित होने, तोड़ने के काम करने और तमाम तरह के और संसाधन कम होने के बावजूद वो कैसे काम करता रहा और आज उसके 100 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आने वाले तमाम तरह के विदेशी फंड से लेकर के नियंत्रण कर दिया है कि कोई एनजीओ, संस्था या स्वयंसेवक समूह आगे न बढ़ सके। लेकिन आरएसएस इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जितने जिलों में बीजेपी का मुख्यालय कोरोना काल और नोटबंदी के बाद नहीं बना होगा, लोगों का दावा है कि आरएसएस ने खुद को गांव-गांव पहुंचा दिया। फिर यह पैसा कहां से आया, कहां से चंदा आया, उसकी कोई बहुत ठोस जानकारी ना आपको है ना हमको है। जो भाई सरकार चला रहा है, जो इतना बड़ा संगठन है जिसका दावा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठनों में से एक है, वह कैसे इतना आगे बढ़ रहा है? दिल्ली में अभी उसने 13-14 मंजिला अपनी ऑफिस का उद्घाटन किया। उसके विजुअल्स देखिए, उसके सेमिनार रूम को देखिए,
उसकी लाइब्रेरी, उसके तमाम ढांचे किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। और आरएसएस के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो अपने त्याग को, अपने समर्पण को, अपनी निष्ठा को, अपनी देशभक्ति को इतना महिमा मंडित करेंगे कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से आरएसएस को ये बुलंदी पहुंचाई है। लेकिन सबको पता है कि आरएसएस जिसने गैर राजनीतिक संगठन होने का चेहरा पहना रहा, लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीति की, चाहे वो मंदिर आंदोलन हो, चाहे वो सरकार बनाने गिराने का हो, और चाहे तब से लेकर आज तक उसने इस देश की राजनीति को दिशा दिखाई है। अब आज वही सब तो सामने आ रहा है। जरा इस देश के बहुजनों को सोचना होगा, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समय कौन सा संगठन बनाए और आज कितने संगठन किस रूप में है। कहां है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कहां है वो मिलिंद कॉलेज, कहां है वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, कहां है वो बाबा साहब के बनाए हुए संस्थाएं, उनके चलाए हुए अखबार, कहां है मान्यवर कांशीराम का बाम सेफ, कितने टुकड़े हैं बाम सेफ के, और कहां गया DS4, कहां है वो समाजवादियों के तमाम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन जो टुकड़े टुकड़े होते चले गए। आरएसएस ने कैसे अपने को एक किए रहा। इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से मैं संवाद कर रहा हूं। आप बिखरते चले गए और जो लोगों को बिखेर रहा था वो एकजुट होकर के देश पर राज कर रहा है। इसको जरा आप सोचिएगा। और अभी आज आरएसएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है। बंगलौर में 21, 22, 23 मार्च को वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करने जा रहा है, जिसमें वो आगे की योजना बनाएगा और ये घोषणा कर रहा है कि विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 को वो 100 साल पूरे होने का आरएसएस का जश्न मनाएगा। आरएसएस आपके बच्चों के स्कूलों में है, आरएसएस आपके गांव मोहल्लों में है, आरएसएस आदिवासियों के जंगल में वनवासी बनकर के है, आरएसएस इस देश के कुलपति बनाता है, आरएसएस इस देश का प्रोफेसर बनाता है, आरएसएस इस देश में संकल्प चलाता है जो IAS और IPS बनाता है। आरएसएस इस देश के पूंजीपतियों को नियंत्रित करता है और आरएसएस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है। कैसे ताकतवर हुआ उन चंद मुट्ठी भर लोगों की अगुवाई करने वाला आरएसएस, ये इस देश के 90% कमेरा लोगों को सोचना चाहिए। यह बात ठीक है कि उनका काम आसान था, बांटने का, लड़ाने का, मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण काबिज रखने का। इसीलिए तो आरएसएस का आज तक कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी प्रमुख नहीं बन पाया। ब्राह्मणों में भी चित पावन ब्राह्मण कौन है ये जरा देखिएगा। एक अपवाद केवल मिलेगा, बाकी आरएसएस किसके हाथ में है ये आप भी जानते हैं। आरएसएस का हिंदू राष्ट्र क्या है ये आप भी जानते हैं। आरएसएस इस देश को कहां ले जाना चाहता है ये आप भी जानते हैं। लेकिन सोचिएगा आरएसएस क्या कर रहा है। अब लौटिए सियासत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं और पहली बार जाएंगे आरएसएस के मुख्यालय में। बहाना तो यह है कि माधव नेत्रालय और उसकी एक्सटेंशन बिल्डिंग का शिलान्यास होगा। तो भाई एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन सबको पता है कि यह सामान्य भेंट मुलाकात नहीं होने वाली है। खासकर इस बात को लेकर के कि कई मुद्दे बीजेपी के भीतर चल रहे हैं। बीजेपी में गुजरात लॉबी का नियंत्रण, मोदी और अमित शाह का नियंत्रण, सरकार पर मोदी का नियंत्रण, संगठन पर भी मोदी का नियंत्रण, यह सब कुछ आरएसएस अब चुपचाप होता हुआ नहीं देखना चाहता। लोगों का दावा है कि आरएसएस ने 2024 के पहले तक कई जगहों पर सरकार के कामों से नाखुशी जाहिर की थी। चाहे वो मोदी सरकार का स्लोगन हो, चाहे मोदी की गारंटी हो, चाहे ईडी सीबीआई का प्रयोग हो, चाहे किसी को भी पार्टी ज्वाइन करा करके किसी भी रूप में सरकार बना लेने का रास्ता हो, चाहे मुफ्त राशन बांटने की खबर हो। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे कई मसलों पर आरएसएस की राय नरेंद्र मोदी सरकार से अलग रही है। लेकिन मोदी सरकार प्रचंड बहुमत और संगठन पर नियंत्रण के साथ जो चाहती थी करती जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तब भी कोई उनका रिश्ता आरएसएस से बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने आरएसएस को कमजोर किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को तो खत्म ही कर दिया गुजरात में।
बाद में जब वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, जिसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच दूरियां बढ़ी हैं। इसका अर्थ ये गलती से भी मत लगा लीजिएगा कि मोदी सरकार होने का फायदा आरएसएस को नहीं मिला है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना नोटबंदी का फायदा देखना हो, जिले जिले में बीजेपी का कार्यालय घूम कर दिखाइएगा। आज तक कांग्रेस इतने साल राज की, कांग्रेस का कार्यालय देख लीजिएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस वालों ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन कैसे देश चलाया जाता है, कैसे वर्चस्व में रहा जाता है, यह आरएसएस से सीखना चाहिए। और आरएसएस कितनी जगहों पर अपनी शाखा लेकर पहुंच गया, कितनी जगहों पर अपने लोगों को लेकर पहुंच गया, और आज दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा संगठन यूं ही नहीं बन गया। इसलिए उसे भी सरकार चाहिए। आज तक बिना आरएसएस की सहमति के सीधे कोई बीजेपी में बड़े पद पर नहीं गया होगा। और अब जब बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है, इसको लेकर के एक तनाव था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आरएसएस ने कभी संजय जोशी का तो कभी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम चलाया। तब तक तो मोदी और शाह की गुजराती लॉबी को यह लगा कि चलिए कोई नहीं, इन सबको बन जाए तो ठीक, न बने तो ठीक, हमारा कोई व्यक्ति बन जाए। अच्छा, यह बात होते हुए आपको पता चला कि नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले कई साल से अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। पार्टी विद डिफरेंस, इंटरनल डेमोक्रेसी और जाने क्या क्या उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच अभी तक निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए 30 मार्च का दिन एक बड़ा दिन होगा कि आरएसएस जीतता है कि गुजरात लॉबी। ये जरा बीजेपी की हालत है, इस पर जरा ठहर कर देखिएगा। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग अपना नहीं देख रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है। तो एक मुद्दा तो यह है कि जैसे ही इन लोगों के नाम के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम उछल गया, गुजरात लॉबी को यह समझ में आ गया कि अगर योगी आदित्यनाथ को आरएसएस बीजेपी का अध्यक्ष बनवा देती है तो इधर उत्तर प्रदेश में उसका नियंत्रण फिर से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के एंटी इनकम्बेंसी के तमाम कामों को लेकर वो दिल्ली चले आएंगे और वहां कोई नया, कोई दलित, कोई पिछड़ा, क्योंकि जब भी ऐसा काम कराना होगा किसी दलित या पिछड़े को ही आरएसएस आगे करेगा। भूले न हो तो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे से लेकर के बिहार में सम्राट चौधरी कुशवाहा को याद कर लीजिएगा, मोहन यादव से लेकर के रामदास अठावले को याद कर लीजिएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि आरएसएस किसको आगे करता है। अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और उसके बाद 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। अब मुश्किल यह है कि उन्होंने एक नियम बना दिया था कि 75 साल के ऊपर न तो सक्रिय राजनीति में आप रह सकते, न आपको टिकट मिलेगा, न कोई बड़ा पद मिलेगा। आपके लिए एक संगठन बना था, गैर राजनीतिक संगठन मार्गदर्शक मंडल। बड़े दिन से उसमें कोई नियुक्ति नहीं है कि आरएसएस ये दबाव बना सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब आप भी एक सकुशल विदाई ले लीजिए। कहीं यह दबाव न बन जाए, कहीं यह दबाव न बन जाए कि जेपी नड्डा ने जो अपने बयान में कह दिया था कि पहले हम कमजोर थे तो आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम ताकतवर हैं तो आरएसएस की जरूरत नहीं है हमें। और अगर आपको याद हो तो जून के पहले हफ्ते में 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और चंद रोज बाद आरएसएस प्रमुख ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। कई बार आलोचना की, मोदी जी नहीं कर पाए। हालांकि एक इतिहास का वाकया वो भी मिलता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो दूसरी तरफ से स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस और कई हिंदूवादी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। इसलिए आरएसएस अपनी अलग छवि भी बनाए रखती रही है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। मोहन भागवत बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस ने नहीं कहा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। हां, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि सरकार ऐसा लोकतंत्र को खत्म कर रही है कि आने वाली नस्लों से हम आंख नहीं मिला पाएंगे, लेकिन लोग भूल गए। अब नरेंद्र मोदी समझौता चाहते हैं।
अब नरेंद्र मोदी यह एक बीच का रास्ता चाहते हैं, इसीलिए तो एक विदेशी पत्रकार को दिए हुए इंटरव्यू में वो खुद को आरएसएस का कैडर बताते हुए उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं खुलेआम। एक तरफ तो पूरे देश को एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर प्रोफेसर बनना है, कुलपति बनना है, अखिलेश यादव ने कहा था मैं बयान दिखाऊंगा कि अगर आपको कुलपति बनना है तो केवल एक पात्रता है, आप आरएसएस के कैडर होने चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव को। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए बस। सब ये नियम बकवास है। अब अखिलेश यादव की इस बात को जरा एक्सटेंड कर दीजिए। अगर आपको आज देश को चलाने वाले किसी भी ताकतवर पद पर बैठना है तो आपको आरएसएस का मेंबर होना चाहिए, आरएसएस का ग्रीन लाइट होनी चाहिए। मोदी जी को भी यह पता है, इसलिए मोदी जी अब तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। एक बार अभी एक कार्यक्रम में विज्ञान भवन में उन्होंने आरएसएस की तारीफ की, ये वाली वीडियो देखिए। साथियों, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। अब उस वीडियो को देखिए जिसमें वो एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। और इस इंटरव्यू की खास बात भी देखिएगा, एक व्यक्ति अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा है, मोदी जी हिंदी में जवाब दे रहे हैं, फिर भी कितना अच्छा इंटरव्यू चल रहा है और आरएसएस की तारीफ का कसीदा पढ़ा जा रहा है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा एक सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए संतों के बीच चला गया, तो वहां मुझे आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला, तो शिस्त मिली, लाइफ ऑफ पर्पज मिला, संतों के बाद आध्यात्मिक अधिष्ठान मिला। स्वामी आत्मस्थानंद जी जैसे लोगों ने जीवन पर मेरा हाथ पकड़ करके रखा, तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार, संघ के सेवा भाव, इन सब ने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इस सब के बीच 30 मार्च तक इसका नतीजा निकाला जाएगा, क्योंकि 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को बंगलोर में आरएसएस योजना बनाने जा रहा है कि वो अगले एक साल को कैसे अपने शताब्दी वर्ष की तरफ पूरे देश में स्थापित करेगा, अपने पुराने कामों का मूल्यांकन करेगा और नए मिशन एजेंडे में कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है और वो अध्यक्ष गुजरात लॉबी के खिलाफ का ना हो, गुजरात लॉबी के साथ संतुलन बनाकर एक अध्यक्ष मिल जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी अब सीधे आरएसएस के मुख्यालय यानी नागपुर पहुंच रहे हैं। आज ही आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये पूछा गया कि औरंगजेब क्या आपके लिए प्रासंगिक रह गया है, तो उन्होंने कहा हमारे लिए कोई प्रासंगिक नहीं रह गया। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. लेकिन यह खेल क्या है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने संभल का एक सांप्रदायिक मॉडल खड़ा किया, तो दूसरा मॉडल अचानक से औरंगजेब को केंद्र में रख करके महाराष्ट्र के नागपुर शिफ्ट हो गया। कोई तो है जो योगी बनाम मोदी के बीच में खेल रहा है, कोई तो है जो इन दोनों के बीच खेलते हुए तीसरी बाजी को मजबूत करना चाहता है। कोई तो है जो चाहता है कि 75 साल पूरा होने के बाद मोदी जी की विदाई हो जाएगी क्या। कोई तो है जो ये सोच रहा है कि इस बार का बीजेपी का अध्यक्ष ऐसा हो जो मोदी और शाह के इशारे पर न नाचे, क्योंकि उसी की अध्यक्षता में 2029 का लोकसभा चुनाव होना है। कोई तो है जो सोच रहा है कि मोदी और शाह अगर कमजोर पड़ गए और आरएसएस इतना मजबूत हो गया तो इसको कैसे नियंत्रण में रखें। और एक बात और, गुजरात की लॉबी ने पिछले 10 साल में जो किया है इस देश में, इतनी आसानी से वो आरएसएस के सामने भी घुटने तो नहीं टेकेगी, यह भी बात समझ में आती है। इसलिए 30 मार्च का दिन एक चुने हुए प्रधानमंत्री का आरएसएस के मुख्यालय में जाना इस देश के राजनीति के भविष्य को आगे तय करने जा रहा है। आप क्या मानते हैं, इसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और एक बात और, आरएसएस के तो 100 साल पूरे हो गए, वो पूरे देश को कब्जे में लिए हुए है, वो जश्न मनाएगा। लेकिन इस देश के 90% पीडीए समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी के लोग, जरा एक बार विचार करें कि वो किस बात के जश्न में डूबे और मदहोश हैं, गुलामी का या किस चीज का। विचार करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।